नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो आगामी रेलवे की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगे आने वाली रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। जैसा कि रेलवे, एसआई एंड कांस्टेबल में 50 प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार से इसमें इसे डिजाइन किया गया है। पहला प्रश्न है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? या अगर हम बात करें एंथोलॉजी की तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पुष्पों यानी कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ शाखाएं हैं विज्ञान की जिनमें जो है अध्ययन किए जाते हैं। किस किस के ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एनाटॉमी में आंतरिक शरीर की जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी की बात किया जाए तो इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। वहीं न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तालीकोटा की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि एक तरफ बहमनी शासक जो 4 राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, जिसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह, और दूसरी तरफ था विजयनगर के शासक जिसका नेतृत्व कर रहा था राम राय। इन दोनों के मध्य में 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को तालीकोटा या फिर बन्नीहट्टी या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में ये विजयनगर का जो है राजा राम राय था वो हार गया था और इस राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि लोथल। लोथल से ये आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद जिला जो है ये गुजरात में वहाँ स्थित था, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से ईंटों से निर्मित बंदरगाह था, अग्निकुंड, युग्म समाधियाँ, चावल के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का जन्म किस किले में हुआ था? आप सभी जानते हैं कि मुगल शासक अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था तो आप बताएंगे गुरदासपुर के कलानौर में जो है मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र मराठा किस भाषा में प्रकाशित होता था? देखिए, केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 प्रमुख क्या थे? समाचार पत्र थे। आपको याद रखना है कि जो केसरी है ये दोनों ही काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद करके चलेंगे। विशेष करके इनके जो है भाषा को लेकर के प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। केसरी जो है ये मराठी भाषा में था। ठीक है, केसरी जो है मराठी भाषा में था और मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो आप इतना सा याद रखेंगे क्योंकि यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि मराठा मराठी में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि अंग्रेजी। ठीक है, तो ये दोनों ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किए जाते थे। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के नेतृत्व में लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह केरल में कब हुआ था? देखिए, मोपला वास्तव में मूलतः जो है अरब व्यापारियों के वंशज थे जो केरल के मालाबार तट पर रह रहे थे। इन्होंने 1921 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया जिसे मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? हरिजन सेवक संघ आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर डी है। हालांकि कब की गई थी तो आपसे पूछा जाए तो 1932 बताएंगे। साथ में आप बताएंगे कि इसका उद्देश्य था हिंदू समाज में जो अस्पृश्यता है तो उस अस्पृश्यता को मिटाना। साथ में आपको याद ये भी रखना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी काफ़ी पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, सवाना घास के मैदान काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। लेकिन आपको याद रखना है, एशिया में स्टेपी, एशिया प्लस यूरोप दोनों में ही स्टेपी, और दक्षिण अमेरिका में कई घास के मैदान हैं, जैसे सेल्वास अमेजन बेसिन में है, कंपास ब्राज़ील में है, लानोज वेनेजुएला में है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो ये आप सभी जानते हैं कि इसका निर्माण 1869 में हुआ था और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 168 किलोमीटर है। साथ में ही ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जिसका राइट आंसर सी होगा। और 1956 में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? देखिए, अगर प्रवाह की दृष्टि से आपसे प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे कि अमेजन नदी है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी यानी कि लंबाई के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नील नदी की अगर बात की जाए तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जा कर के गिरती है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। साथ में ही आस्वान डैम नील नदी पर बना है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? देखिए, सिलिकॉन वैली कहने का अर्थ है कि उस शहर में सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग का अधिक होना। तो हमारे देश के सबसे अधिक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का विकास बेंगलोर में हुआ है और इसी को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली यानी कि विश्व में अगर बात की जाए तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डंकन पैसेज या डंकन पास निम्न में से किसके बीच स्थित है? देखिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है और जो ये ऑप्शन रखे हैं, इन ऑप्शनों से आपके प्रश्न बनेंगे। जैसे आप याद रखेंगे कि मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। वहीं कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये चारों ही प्रश्न हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। इस प्रश्न की बात की जाए तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? देखिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है और काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे जानते नहीं होंगे, आप सभी जानते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा है, तो इसका राइट आंसर सी है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में आप सभी जानते हैं कि रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के समय में पहले एक रेखा थी डूरंट रेखा, जो अब सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि वो भारत और अफगानिस्तान के बीच न होते हुए अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, तो आप ये सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? अगर बात की जाए गोदावरी की तो आप सभी जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से ये नदी निकलती है और इसका समागम बंगाल की खाड़ी में होता है। साथ में इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, तो आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन याद रखना ये है कि इसकी सहायक नदियाँ
जो है प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, बैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजिरा ये सभी हैं, लेकिन चित्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। चित्रावती पैन्ना या पैन्नार नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है मोरैन कहाँ बनते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मोरैन की बात की जाए तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ ग्लेशियर पिघलते या टूटते समय अपने साथ मिट्टी और चट्टान को लाते हैं और उन्हें जिस स्थान पर इकट्ठा करते हैं वहाँ मोरैन का निर्माण करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये हिमानी क्षेत्रों में होता है, हिम नदियों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है शब्द जियोग्राफिका का पहली बार प्रयोग किसने किया था। आप सभी जानते हैं कि हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हमारे शब्दों पर ध्यान देंगे। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज जो है इसने जियोग्राफिका शब्द को पहली बार प्रयोग किया था और इसी को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये देख लीजिएगा, ये मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। हिकेटियस जो है ये देख लीजिएगा भूगोल का जनक है, इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक है और जियोग्राफिका शब्द का प्रतिपादक भी है। अनेक्जीमेंडर के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। इसने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था पहली बार। और वॉन हम्बोल्ट की बात की जाए तो वर्तमान भूगोल का जनक इसे कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी गई है उस पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट अपना ज़रूर छोड़ा करें। साथ में ही जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, ये जो है पहली बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो इन नीतिक सिद्धांतों को भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 में रखा गया है और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इन्हें रखा गया है। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है नए राज्यों के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ था। देखिए 2 जून 2014 ये डेट आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में कभी भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना जो है यानी कि तेलुगु भाषियों की भूमि, ये राज्य के रूप में नया गठन हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां शामिल हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति बंटवारे को लेकर के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि ये अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो इसका राइट आंसर सी है। कानून के समक्ष समानता ये आर्टिकल 14 है। साथ में उपाधियों के अंत ये आर्टिकल 18 में है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपको याद रखनी है, जिसकी अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A जोड़ करके उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर तो बी है, लेकिन आपको याद रखना है कि इन मौलिक कर्तव्यों का संबंध सोवियत संघ रूस से है, यानी कि वहीं से इन्हें ग्रहण किया गया है। 11वां जो मौलिक, देखिए पहले जब ये जोड़ा गए थे तो 10 ही थे, ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जो बाद में एक और जोड़ करके 11 कर दिए गए, ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, इस बार चुनाव जो आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके बारे में काफ़ी चर्चा रही है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। अब आपको याद क्या रखना है कि एक तो ये है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ये वास्तव में चुनाव आयोग हमारा 3 सदस्यीय है, एक जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ए है। लेकिन आपको याद रखना ये भी है कि मैं यहाँ लिख के हर चीज़ नहीं बता सकता। उसका कारण है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं मौखिक रूप से बता सकता हूँ, की पॉइंट को यहाँ लिख सकता हूँ। बाकी के आप लोग इसे 1 से 2 बार अगर शांति से सुनेंगे तो आपको ये फैक्ट याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। पिछली बार एनटीपीसी 2000 जो 21-22 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अनधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो अनधिमान वक्र की अगर हम बात करें तो ये जो मापी जाती है, ये मापी जाती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को क्या कहा जाता है? औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को औसत लागत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने ये वीडियो आपके रेलवे के आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रख कर के बनाई है। तो वहाँ पर जिस हिसाब से प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उनका कितना वेटेज रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ प्रश्नों को सेट किया है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग ऐसे ही प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे। बात की जाए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की, तो आप सभी जानते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा एक कथन कहा गया था, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में है। तो ये कोट काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक तरफ प्रसिद्ध पुस्तक हैं और दूसरी तरफ उनके प्रसिद्ध रूप से लेखक हैं। ठीक है, तो पहला है इग्नाइटेड माइंड्स। आप सभी जानते हैं कि इग्नाइटेड माइंड्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड की बात की जाए तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। द व्हाइट टाइगर की बात की जाए तो ये चेतन भगत की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऐसा नहीं है, किसकी है आपको ये भी पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि अरविंद अडिग की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने इसके लिए एक प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार भी जीता था, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अरविंद अडिग आपको याद रखना है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो आप सभी जानते होंगे कि ये 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि ये प्रतिवर्ष फरीदाबाद में आयोजित होता है। फरीदाबाद हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? पंडित बिरजू महाराज पूछें, लच्छू महाराज पूछें, इन दोनों का ही संबंध कथक से है। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है? आप सभी जानते होंगे, जिसे पिच कहते हैं, जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। तो आप जानते हैं कि ये जो है क्रिकेट का मैदान है, यानी कि क्रिकेट का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा।
देखिए ये प्रश्न रखने का औचित्य इतना है कि आपके जो भी रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में खेलों से प्रश्न अक्सर ऐसे ही बनते आए हैं। ठीक है, कभी शब्दावली पूछ लेता है, कभी मैदान या कभी खिलाड़ी को पूछ लेता है, तो वहाँ ऐसे प्रश्न बने हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ ऐसे रखा है। साथ में ही आर्ट एंड कल्चर से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। प्रश्न है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह के किस माह में मनाया जाता है? तो देखिए गणगौर की बात की जाए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये जो है चैत्र माह में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित सीबी चंद्रशेखर भारत की किस नृत्य विधा शैली से जुड़े हुए हैं? विधा से जुड़े हुए हैं या शैली से जुड़े हुए हैं? तो आपको ये याद रखना है, इनका संबंध भरतनाट्यम से है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, अलरमेल बल्ली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक माने जाते हैं? अलरमेल बल्ली की बात की जाए तो ये प्रसिद्ध हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। भरतनाट्यम का संबंध आप सभी जानते हैं कि ये तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे कि इसका जो है थायमिन है, राइट आंसर बी होगा। वहीं बात की जाए रेटिनॉल की तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन की बात की जाए तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, आप कपूर को नमक से कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जा सकता है, जैसे कपूर को नमक से। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण टेटेनस होता है? टेटेनस की अगर हम बात की करें तो आपको याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, जो एक जीवाणु है जिसके द्वारा ये टेटेनस होता है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा शरीर के ताप को कम करती है? शरीर के जो ताप है उसको कम करने का कार्य कौन सी दवा करती है? तो आपको याद रखना है ये करती है एस्प्रिन। ठीक है, तो एस्प्रिन की टैबलेट आप सभी ने ये सुनी होगी या देखी भी होगी। तो ये जो है टेम्परेचर को कम करके दर्द को भी कम करने का कार्य करती है। वहीं बात की जाए क्लोरोक्विन की तो आप सभी जानते हैं ये मलेरिया के लिए उपयोगी है। कुनैन भी मलेरिया के लिए उपयोगी है। पेनिसिलिन ये आप सभी जानते हैं यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा अवयव करता है? रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि आरबीसी करता है। आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। इनका जीवन काल काफ़ी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति की बात की जाए तो अल्प और ऋणात्मक होगी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, 1000 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। देखिए इसको परिवर्तित करते समय आपको एक बात याद रखनी होगी कि 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो आपको एक ये बात याद रखनी है। साथ में आपको याद ये भी रखना है कि ये जो है 1 न्यूटन की वैल्यू है ना। अगर वही बात की जाए 1 न्यूटन में अगर हम इसमें 1000 का गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और फिर पूछें कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप सभी बताएंगे कि 10⁵ ये ऑलरेडी था, 1 न्यूटन की वैल्यू थी, उसमें 1000 का गुणा किया गया था, तो यहाँ पर भी हम 1000 का गुणा कर देंगे क्योंकि समीकरण को बराबर करने के लिए ठीक है ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। जब ऐसा करेंगे तो आप जानते होंगे कि 10⁵ है और ये 10⁵ है, ये जब गुणा में होते हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 10⁵ डाइन हो जाएंगे। तो इस प्रश्न की राइट जो वैल्यू निकलेगी ये रहेगी बी, यानी कि 10⁵ डाइन। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा है
वॉशिंग सोडा क्या है? देखिए वॉशिंग सोडा वास्तव में क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कि Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो NaCl होता है, ठोस NaCl, इसमें जो है गतिशील आयन नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के शामिल किए गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी के वेटेज में प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के, तो उन्हें भी यहाँ पर साथ ही साथ कवर करने का प्रयास किया गया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? देखिए ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है 2006 में बना था। तब इसमें वास्तव में 4 ही देश थे। भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका बाद में आकर के जुड़ा, और 2023 में 6 देशों की घोषणा हुई थी। ठीक है, कौन कौन से थे 6 देश? एक था उसमें ईरान, मिस्र था दूसरा, इथोपिया था तीसरा, अर्जेंटीना था चौथा, और एक और आपको दो और याद रखने, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा कर दी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वित्त आयोग जो है इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। 1+4, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की जानकारी संविधान से हमें मिलती है। बात की जाए इसके प्रथम अध्यक्ष की तो KC नियोगी थे। ठीक है, लेकिन इसके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया गया है? आप सभी जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है, रामलला की जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ पर ये जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ स्थापित हो रहा है? ये देश का पहला जो सबमरीन पर्यटन है ये जो है गुजरात के द्वारिका में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 को किससे प्रक्षेपित किया है? देखिए आदित्य L1 के बारे में आपको कुछ जानकारी याद रखनी है। जैसे आदित्य L1 भारत का सूर्य का अध्ययन करने का एक मिशन है। ठीक है, तो सूर्य का अध्ययन ये करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसे जो है कहाँ पर छोड़ा गया है? तो L1 पर। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 पॉइंट होते हैं, ऐसा साइंस के तौर पे बांटा गया है। L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक है, तो ये जो है 5 पॉइंट हैं। देखिए एल का यहाँ अर्थ लैंग्राज है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर कभी ये पूछ ले कि आदित्य L1 में एल क्या है, तो लैंग्राज है, लैंग्राज पॉइंट है। और इसके लिए इसरो ने आदित्य सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 जो है स्थापित किया है। तो ये इस पॉइंट पर गया है, यानी कि L1 पॉइंट पर आदित्य L1 को भेजा गया है। तो आपको ये याद रखना है। साथ में याद रखना है कि ये किस से भेजा गया है, तो इसके लिए PSLV C57 का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। वहीं ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखना है कि वीडियो वैसे तो काफ़ी अच्छी है और आप देख कर के अनुमान लगा सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया था। लेकिन अगर आप फिर भी अपना कोई बहुमूल्य कमेंट देना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। साथ ही वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।